वहां पर उनके अलग अलग प्रयोग चल रहे थे। और ये जो अलग अलग प्रयोग चल रहे थे उसमें एक प्रयोग था, मंत्र शक्ति से जो भी अनाज उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, उन पर क्या परिणाम होता है। आचार्य दादा धर्माधिकारी, जो मेरे प्रशिक्षक रहे, बहुत विद्वान गृहस्थ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जब थे तब भी उनका भाषण सुनने के लिए समय निकालकर उनका भाषण सुनना चाहते थे। इतने बड़े वक्ता थे, इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। मैं तो मानता हूं कि मेरे रैशनलिज्म की नींव उन्होंने मुझ में डाली है। ऐसे दादा धर्माधिकारी, वहां विजिट के लिए उनको बुलाया गया, उन्होंने वो सब देखा। देखने के बाद में वो बहुत प्रभावित हुए और मंत्र शक्ति के जरिए कैसे पेड़ बहुत स्पीडीली बढ़ते हैं, ज्यादा उपज देते हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो कि तरुण भारत में प्रसिद्ध होने वाला था। अब दादा धर्माधिकारी ने आर्टिकल भेजा तो कोई भी पेपर वाला तो नहीं कह नहीं सकता है। और उसके बाद में इन लोगों ने जो भी, यानी तरुण भारत से मिले जुले लोगों ने जो भी अलग अलग ढंग से कंप्लेंट की थी, इससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। और इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बाहर आया कि ये स्वामी विद्यानंद नाम का जो व्यक्ति है वो कभी भी लंदन में या इंग्लैंड में गया नहीं है। एमडी एफआरसीएस तो छोड़िए, ये मैट्रिक भी पास नहीं हुआ है। ये नॉन मैट्रिक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रशेखर जोशी, नेवी में भर्ती हुआ था। नेवी में भर्ती होने के बाद में वो भाग गया वहां से, क्योंकि वहां की कड़ी डिसिप्लिन सहन नहीं कर पाया। बॉन्ड होता है, इस कारण उसको पुलिस ढूंढ रही थी। यानी इन लोगों की कंप्लेंट और वो नेवी का भगोड़ा, इसलिए उसको अरेस्ट हुई। तरुण भारत के जो संपादक है, तब वो सह संपादक थे, असिस्टेंट एडिटर थे, दीभा घुमरे। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने ये काम शुरू किया तब, दादा धर्माधिकारी का लेप छपने के लिए गया था, प्रिंट होना केवल बाकी था। और वैसे ही न्यूज आई कि चंद्रशेखर जोशी को अटक हुई और उसी के बारे में वो भी न्यूज छापनी थी। और उसी के बारे में दादा धर्माधिकारी का आर्टिकल छप के आने वाला था कि मंत्र शक्ति से कैसे ये उपज बढ़ाता है। और दादा धर्माधिकारी देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन पर आर्टिकल जो है वो भी छपने वाला था। उन्होंने तुरंत दादा धर्माधिकारी से संपर्क किया, उनको ये बात बताई और उस आर्टिकल को रोका। उस दिन पेपर देरी से छपा क्योंकि आर्टिकल चेंज करना पड़ा। ये स्वामी विद्यानंद, एक नॉन मैट्रिक लड़का इतने बड़े पैमाने पर लोगों को ठगता है, लेकिन उसने मेरा बहुत अच्छा प्रशिक्षण किया। बाबागिरी, लोगों को ठगने वाली बाबागिरी क्या चीज होती है, मैं उससे सीख पाया, समझ पाया। उसको, स्त्रियों को, बड़े पैमाने पर स्त्रियां उसके साथ में जुड़ गई थी। अब किन किन स्त्रियों का शोषण हुआ होगा इसका तो अंदाज ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेडरूम में जाकर तो कोई देख नहीं सकता है। लेकिन बाबा को अरेस्ट होने के बाद में जो परिणाम दिखे, उसके ऊपर से तो पता चल गया था कि कौन कौन स्त्रियों के साथ में क्या क्या हुआ है। इसका एक टेक्निक था। वो क्या करता था कि बड़े पैमाने पर लोग उसके दर्शन के लिए आते थे। आम स्त्री है, नॉर्मल स्त्री है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। वो आएगी, उनके माथे चरण यानी चरणों पर माथा टेकेगी, उसके बारे में जो कुछ कहना है, आशीर्वाद देना है, दे देता था। लेकिन जो भी स्त्री बहुत सुंदर रहेगी उसके तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा। दर्शन के लिए बुलाएगा तो सबको बुलाएगा, इधर को बुलाएगा, उधर को बुलाएगा, सी को बुलाएगा, डी को बुलाएगा, ई को बुलाएगा, लेकिन ये ए स्त्री को नहीं बुलाएगा। वो उठकर जब दर्शन को आती थी तो ऐसा हाथ करेगा, बिल्कुल उसके तरफ न देखते हुए, रुको वहीं पर, मेरे पास मत आओ।
और फिर धीरे से कहेगा, सबको सुनाई दे इस ढंग से, पहले पाप करते हैं तब शर्म नहीं आती है और अब पाप धोने के लिए आते हैं। अब वो स्त्री 1 घंटे से ज्यादा वहीं बैठी है, बार बार बाबा का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, बाबा उसको आने दे नहीं रहे हैं, और ये वाक्य उसको लगता था कि ये वाक्य मेरे ही लिए है। वो एकदम से उद्ध्वस्त हो जाती थी, जबरदस्ती आकर बाबा के चरणों पर माथा टेकती थी, बाबा मुझे माफ करो। फिर बाबा कहते थे, जो जो पाप किए हैं वो सब कबूल करने चाहिए, तो पाप से मुक्ति मिलेगी। और फिर एकांत में वो स्त्री जाकर अपने पाप बाबा को बताती थी, और बाद में मैंने कहने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक मैंने बहुत नजदीक से देखा था। ये जो स्वामी विद्यानंद है और गुलाब बाबा, काफी मैं बाबाओं के चरणों पर माथा टेकता था, दूसरे बाबाओं के बारे में मेरे ध्यान में कोई अलग बात नहीं आई, शायद मेरा एंगल ही नहीं था उन दिनों में देखने का। ये तो एक्सीडेंटली मैंने इन दोनों को इस अवस्था में देख लिया, इसलिए डायरेक्टली मैं देख चुका था। मेरे जिद के कारण, मेरे पिताजी के डर के कारण मैं ऊपर गया था और ये देख पाया था। ये 2 उदाहरणों के बाद में मेरे मन में ये विचार आने लग गया कि कुछ बाबा बहुत अच्छे होते हैं, सही माने में आध्यात्मिक लोग होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, या फिर उन पर भगवान की खास कृपा होती है, सिद्धि प्राप्त होते हैं, उनके जरिए हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ बाबा बुरे होते हैं। तो ये स्वामी विद्यानंद एक बुरा बाबा, गुलाब बाबा दूसरा बुरा बाबा, यही संस्कार मुझ पर हुए थे। फिर मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम करने लग गया, देश भर घूमने लग गया, अलग अलग विषयों का अभ्यास करने लग गया। मेरा पूरी दुनिया ही मेरी बदल चुकी थी। 1974 में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुआ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें शरीक हुआ। 75 में जून में 26 जून में इमरजेंसी घोषित हुई, जेल में गया, और ये जो विषय था जो मेरे अंदर में था पूरी तरह से, उसके तरफ ध्यान कम हो गया था। यानी मैं अंधविश्वास से बाहर आया था ऐसा बिल्कुल नहीं था, काफी प्रकार के अंधविश्वास मुझ पर कायम थे, लेकिन अभी पहले जैसा मैं इनके पीछे नहीं लगता था, ना ही बाबाओं के पीछे लगता था, ना ही बाबाओं के दर्शन को जाता था। फिर मैं पत्रकारिता करने लग गया। पहले कॉलेज में अध्यापक कर कर काम किया, इंग्रजी सिखाया, बीए तक बीकॉम तक सिखाया। मेरा मन नहीं लगा, मेरा विषय गलत था, इंग्लिश विषय था, कॉलेज के लड़के पढ़ना नहीं चाहते थे, और मैं अध्यापक तो इसीलिए बना था कि मुझे बहुत अच्छे ढंग से सिखाना अच्छा लगता है। मेरे जीवन का उद्देश्य ही था कि मैं शिक्षक बनूं, प्राध्यापक बनूं। फिर मैंने मेरे ही कॉलेज के भ्रष्टाचार निकाले। मुझे पता था कि और कहीं मुझे नौकरी मिल सकती है, लेकिन सब लोग मुझसे बहुत डरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पत्रकारिता मैं शुरू कर चुका था। तरुण भारत का महाविद्यालयाचा परिसर कर कर यूथ कॉलम में चलाता था, काफ़ी कॉलेजेस के भ्रष्टाचार निकाले थे, काफ़ी बुराइयों का पर्दाफाश किया था। एक एक्सपोज करने का टेक्निक पत्रकार का जो होता है, दूसरों को एक्सपोज करने का टेक्निक, वो डेवलप हो चुका था। फिर अध्यापक कॉलेज में बना, फिर कॉलेज छोड़कर मैं पूरी तरह से पत्रकारिता में आना चाहता था। उन्हीं दिनों में पूना में किर्लोस्कर प्रेस एक बहुत बड़ा प्रकाशन था। मैं आपको जो बात कर रहा हूं ये 1979 की बात है। किर्लोस्कर प्रकाशन के 3 प्रकाशन बहुत फेमस थे। एक किर्लोस्कर नाम का मैगजीन, दूसरा स्त्री नाम का मैगजीन, और तीसरा मनोहर नाम का वीकली। तो किसी कारणवश विदर्भ में मुकुंदराव जी किर्लोस्कर जो उसके प्रधान संपादक थे वो आए थे। उनको लगा कि इस लड़के को मेरे प्रकाशन में ले जाना चाहिए। एक तरफ मैं बहुत एक्टिव था, अलग अलग मूवमेंट्स हमारी चलते थे। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन 78 में
करीबन उसके जो रिजल्ट्स आ चुके थे उसके बाद में उसमें मुझे रुचि नहीं बची थी, इसलिए हम हुंडा विरोधी आघाड़ी का काम करते थे। डॉक्टर रूपा कुलकर्णी हमारी नागपुर की नेता थी, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ मेरी पत्रकारिता। तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि पुणे में मनोहर में ज्वाइन हो। हालांकि पगार बहुत कम था। उन दिनों में हमारे सभी पत्रकारों के सैलरीज बहुत कम थे। मैं कॉलेज में 1.5 प्राध्यापक था। वो छोड़कर यहां आना, यानी करीबन 20% भी नहीं, 15% मुझे पगार मिलने वाला था। इसके बावजूद हमने निर्णय लिया कि मैं मनोहर ज्वाइन करूंगा, और मेरी जिंदगी सही माने में बदल गई। डॉक्टर भाल भोळे बहुत बड़े विद्वान गृहस्थ हैं नागपुर के, राज्यशास्त्र के प्राध्यापक थे। वो मेरे बहुत नजदीक के मित्र थे। वो मिलकर हमने सबने निर्णय लिया कि नहीं, ये बहुत अच्छा अवसर है। पुणे जैसे शहर में किर्लोस्कर प्रेस में काम करने का अवसर मिलना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जाना चाहिए, पगार वगार की चिंता नहीं करनी चाहिए। और हमने सामयिक निर्णय लिया था और मैं आया। अब पत्रकार करते तो मैं तो अपने आप को सिद्ध कर चुका था। आते ही मुझे, हालांकि मेरी अपॉइंटमेंट थी वो मनोहर के लिए थी, और किर्लोस्कर को 60 साल हुए। अब किर्लोस्कर और स्त्री ये दोनों मैगजीन ऐसे थे कि पूरे दुनिया में जाते थे। जहां जहां मराठी आदमी हैं वहां वहां ये पहुंचते थे। फॉरेन में जाते थे बड़े पैमाने पर, बहुत प्रेस्टिजियस माने जाते थे। किसी का लेख भी उस पर छप कर आना ये बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस चीज मानी जाती थी। और हमो मराठे जैसे बहुत बड़े नॉवेलिस्ट उसके संपादक थे। इसके बावजूद मुकुंदराव किर्लोस्कर ने मुझसे कहा कि ये 60 साल के जो अंक है उससे हम एक विशेषांक बनाना चाहते हैं। तो आपको ये 60 साल के अंक, 60 साल के जो इश्यूज है, हर महीने में एक इशू आता है, 12 इश्यूज होते हैं एक साल के, ये सब आपको पढ़ने हैं और उसमें से आपको एक विशेषांक तैयार करना है। मुझे शुरुआत में लगा कि यह काम मुझे क्यों दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि यह काम एक क्लरिकल काम है, क्योंकि पत्रकारिता में मैंने कभी न्यूज भी नहीं दी। हमेशा मैं आर्टिकल्स लिखता था, नए नए विषयों पर लिखता था। तो मैं तो लेखक हूं, मुझे क्यों यह काम दिया गया। लेकिन अब मुकुंदराव जी ने काम दिया है तो काम तो करना ही चाहिए। इसलिए मैं वो 60 सालों के अंक पढ़ते गया। और सही माने में आपको बताऊं, मेरी बहुत बहुत मैं पढ़ता था, काफी पढ़ता था। लेकिन मेरे लिए पूरा का पूरा एक नई दुनिया खुल गई, पूरी नई दुनिया खुल गई। इस 60 सालों के अंकों में मैंने ऐसी ऐसी बातें पढ़ी जो मेरे विश्व से बहुत अलग थी, क्योंकि ये प्रकाशन 60 सालों से लोगों को रैशनलिज्म सिखाने वाला प्रकाशन था। इस प्रकाशन ने कभी ज्योतिष नहीं छापा, उसको कभी प्रिंट नहीं किया अपने प्रकाशन में, कोई अंधविश्वास की बात को कभी समर्थन नहीं दिया। और जब मैं पढ़ते गया तो मेरा जो खास विषय है, जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें मैंने आचार्य अत्रे जी का एक आर्टिकल पढ़ा। आचार्य अत्रे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हस्ती है, थी यानी। मैं उनको बहुत अच्छे ढंग से जानता था, एक बहुत बड़े साहित्यिक कर उनके नाटक बहुत फेमस थे। एक ड्रामेटिस्ट कर वो सभी को पता था। उनके कई नाटक मैं देख चुका था, जो भी वर्धा में नागपुर में आ सकते थे ऐसे नाटक देख चुका था। बहुत बड़े पत्रकार थे। मैं उनको एक पत्रकार कर जानता था, एक बहुत अच्छे वक्ता कर जानता था, ओरेटर कर जानता था, एक ड्रामेटिस्ट कर जानता था, साहित्यिक कर जानता था। लेकिन आचार्य अत्रे जी का जो आर्टिकल मैंने पढ़ा वो एकदम से अलग आर्टिकल था।
पूना डिस्ट्रिक्ट में नारायणगांव नाम का गांव है, वहां पर के एक बाबा जिनका नाम था केड़गांवकर महाराज, उनके बारे में एक बहुत विस्तार से आर्टिकल मैं पढ़ रहा था। इसी महाराज के बारे में एक दिवेकर शास्त्री का भी आर्टिकल था, वो भी मैं पढ़ रहा था। दिवेकर शास्त्री ने जो भी बातें लिखी वो बातें तो लिखी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ आचार्य अत्रे जी के आर्टिकल से। उनकी भाषा ही बहुत समृद्ध थी। उन्होंने जो वर्णन लिखा, मैं तो उन शब्दों का आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता हूं। बहुत खुलकर लिखने वाले वो व्यक्ति थे, मुझे कुछ मर्यादा रखनी होगी, लेकिन उन्होंने जो लिखा था वो आपके सामने मैं रख रहा हूं अपने शब्दों में। केड़गांवकर शास्त्री नाम के ये महाराज बहुत जाने माने महाराज माने जाते थे। पुणे बंबई के परिसर में, कोकण में, कहां कहां दूर दूर से इनके शिष्य थे। अपने आप को ये राजयोगी कहते थे, और इनके शिष्यों में स्त्रियों का संप्रदाय बहुत बड़ा था। आचार्य अत्रे जी ने जो वर्णन किया है वो वर्णन इस ढंग का है कि ये महाराज दिन में कई बार अपनी मालिश करवाता था। अपनी मालिश करवाते वक्त उनकी जो भक्त स्त्रियां थी उनको नग्न होना पड़ता था, अपने शरीर को ऑयल लगाना पड़ता था, तेल लगाना पड़ता था, और हाथों से नहीं, स्त्रियों को अपने शरीर से उनकी मालिश करनी पड़ती थी। और मालिश करते करते अगर उनकी इच्छा हुई, अब स्त्रियां तो नग्न ही है, अब इनकी मालिश हो रही, वो भी नग्न है, तो उनको भोगते थे। इसका पूरा का पूरा वर्णन आचार्य अत्रे जी ने अपने भाषा में लिखा। वो जब मैं पढ़ रहा था, इतना अस्वस्थ हुआ, इतना अस्वस्थ हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है। मुझे लग रहा था कि जो वर्णन उन्होंने लिखा है वो बहुत एग्जैगरेटेड वर्णन है। वैसे भी आचार्य अत्रे एग्जैगरेटेड भाषा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। यानी वो किसी के घर में मेहमान कर कर गए और उन्होंने खाना खाया, और अब समझो सब्जी बहुत अच्छी बनी, तो वो कहेंगे ये 5000 सालों में इतनी सुंदर सब्जी मैंने कभी नहीं खाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी सब्जी बनी है। अब 5000 साल की उम्र तो ना आचार्य अत्रे जी की हो सकती है और जिसने सब्जी बनाई उसकी हो सकती है। तो एग्जैगरेटेड भाषा के लिए वो जाने जाते थे। यानी दिवेकर शास्त्री का मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा होता तो शायद मुझे लगता कि ये बहुत एग्जैगरेटेड उन्होंने लिखा है। दिवेकर शास्त्री ने भी यही बातें लिखी थी, लेकिन अपनी भाषा में लिखी थी। इन लोगों ने उनको एक्सपोज किया था उन दिनों में। और ये सब लिखते वक्त उन्होंने आखिरी में लिखा था, वृक्ष तेथे छाया, बुआ तेथे बाया। जहां वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वहां पेड़ की छाया होती ही है। कोई भी पेड़ छाया के बिन नहीं हो सकता है, छाव के बिन नहीं हो सकता है। उसको छाया कहते हैं संस्कृत में भी और मराठी में भी। वैसे भी कोई भी बाबा स्त्रियों के लफड़ों के बिना नहीं हो सकता है। यह उनके इन वाक्यों का सार था। केवल सार नहीं था, उन्होंने पूरा जो आर्टिकल जिस ढंग से कंक्लूड किया था वो इस संदेश दिया था कि इसमें कोई भी बाबा अपवाद नहीं होता है। अब मेरी तो तैयारी चल रही थी, ये 60वां अंक तैयार करने की मैंने की वगैरह सब, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये इतना भयानक है, ऐसा भी होता है।
यानी मैंने जो स्वामी विद्यानंद देखा, फिर गुलाब बाबा का कुछ देखा, वो कोई अपवाद नहीं था। लेकिन उन दिनों में भी मेरी यह धारणा नहीं थी कि करीबन हर बाबा यही बात करता है। कुछ बाबा ऐसे होते हैं, ये तो मेरे दिमाग में घुस गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।